नमस्कार, मैं वरुण, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो एलपीजी रिफॉर्म्स हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, उसमें एलपीजी रिफॉर्म से अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़े। तो एलपीजी रिफॉर्म्स, जिसे हम नई आर्थिक नीति 1991 भी कहते हैं, आर्थिक सुधार भी कहते हैं, यानी एलपीजी शब्द से आप समझ ही रहे होंगे, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। यानी लिबरलाइजेशन क्या होता है हिंदी में? उदारीकरण। जब हम अर्थव्यवस्था में उद्योगों को छूट देते हैं। प्राइवेटाइजेशन, ये निजीकरण क्या होता है? निजीकरण होता है सार्वजनिक उद्यमों को निजी स्वामियों को बेचना। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या होता है? किसी देश की घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्थाओं के लिए, अन्य देशों के लिए खोलना, आयात निर्यात करना। तो हमने जो एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए 1991 में, वो क्यों अपनाए उसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। आज बात करने जा रहे हैं कि उन एलपीजी रिफॉर्म्स के कारण, यानी नई आर्थिक नीति के कारण अर्थव्यवस्था पे किस तरह के प्रभाव हुए। क्या सकारात्मक प्रभाव हुए, क्या नकारात्मक प्रभाव हुए। अगर जो सकारात्मक प्रभाव थे तो वो क्या प्रभाव थे, और नकारात्मक प्रभाव थे तो क्या प्रभाव थे। तो कुल मिला के बात क्या कर रहा हूं मैं, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम एलपीजी रिफॉर्म्स यानी नई आर्थिक नीति, आर्थिक सुधार भी जिसे हम कहते हैं, उससे हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़े, उसका मूल्यांकन हम करने जा रहे हैं। तो मूल्यांकन जब करने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि क्या ऐसे आर्थिक सुधारों से ऐसे क्या फ़ायदे हुए, पहले उनकी बात करेंगे। जो सकारात्मक प्रभाव पड़े एलपीजी रिफॉर्म्स के, तो उसको हम डिफरेंट पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे, कुछ इन बिंदुओं के द्वारा समझेंगे। तो जो पहला पॉइंट बनता है बच्चों, वो है अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर आगे बढ़ी। देखिए, जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया, इन एलपीजी रिफॉर्म्स के कारण, यानी इन आर्थिक सुधारों के कारण एक अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर आगे बढ़ी। और भारतीय इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, जो पहले एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था समझी जाती थी 1991 से पहले, तो वही इकोनॉमी एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में संसार में जानी जाने लगी। जो G20 होता है, तो G20 उन देशों का, संसार की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को, उसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ, और G20 की बैठकों में भारत हिस्सा लेता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही दिखाता है कि भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत की जो जीडीपी है, वो संसार के जीडीपी की अगर हम रैंकिंग में देखें तो वो 5वें नंबर पे है। तो वो 5वें 6ठे नंबर पे बनी रहती है। तो आप ये देखिए, हम संसार में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। संसार की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जीडीपी के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था है। ये कब संभव हो पाया? जब हमने इन एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया और विकास दर बहुत तेज़ गति से बढ़ने लगी। अगर हमें विकास दर की बात करूं, हमारी विकास दर कुछ समय के लिए ऐसा भी रहा, अभी पिछले कुछ समय में संसार की सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनी। भारतीय जीडीपी इतनी तेज़ गति से विकास कर रही थी कि हमारे जितना कोई विकास नहीं कर रहा था। बट जनरली अगर ऑन एवरेज देखा जाए, औसत रूप से हमारी जो विकास दर है वो संसार में तीव्रता के मामले में, विकास गति के मामले में दूसरे नंबर पे रहती है, और पिछले कुछ समय हम पहले नंबर पे भी थे। तो आप यह देख पा रहे होंगे किस प्रकार इकोनॉमी स्पीडली रिकवर हो रही है और किस तरीके से विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। वो इन एलपीजी रिफॉर्म्स के कारण ही हुआ। और हमारे साथ भारत की जीडीपी कई बार ऐसा भी देखा गया पिछले कई वर्षों में, जब ये 8% से भी ज़्यादा इसने विकास किया। तो ये तो पहला हमारा सकारात्मक प्रभाव कि एलपीजी रिफॉर्म्स के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर तेज़ गति से आगे बढ़ने लगी। दूसरा,
जो पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी सकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ा वो ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। भारतीय औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर काफ़ी आगे बढ़ी और भारतीय औद्योगिक उत्पादन की जो उत्पादकता है उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई, क्योंकि पिछले कुछ समय में से भारत में विदेशों से तकनीकी का आयात किया गया और जब टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट हिंदुस्तान में हुआ, आयात हुआ, तो यहाँ जो उद्योग थे उनकी उत्पादक क्षमता बढ़ गई। फिर नई टेक्नोलॉजी जो विदेशों में प्रयोग होती थी जब वो यहाँ प्रयोग होने लगी तो यहाँ जो वस्तुओं का उत्पादन था उसकी गुणवत्ता में सुधार हुआ। और एक तो दो तरीके से सुधार हुआ, एक तो गुणवत्ता में सुधार हुआ और एक प्रोडक्टिविटी बढ़ी यानी उत्पादन की मात्रा बढ़ी। ये सकारात्मक प्रभाव था। अगर हम तीसरे प्रभाव की बात करें वो है उपभोक्ता की प्रभुता। देखिए बच्चों, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो भी मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी होती है, आप कहेंगे मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी कौन सी होती है? जो बाजार शक्तियों के अधीन है। जैसे भारत ने जब 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया तो हमने जो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ अपना एक कदम बढ़ाया और मार्केट फोर्सेस को हमने खुला छोड़ दिया, यानी उन पे जो नियंत्रण होता था सरकार का वो कम किया। और उससे फ़ायदा यह हुआ कि उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगा जिसकी डिमांड उपभोक्ता करते हैं, यानी उपभोक्ता की प्रभुता में इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुई और उन वस्तुओं की का उत्पादन बढ़ने लगा जिन वस्तुओं की डिमांड उपभोक्ता अधिक करते हैं, तो उपभोक्ता की प्रभुता बढ़ी। तो ये भी एक इसका सकारात्मक प्रभाव है। अब हम जो फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट की हम बात करें वो है राजकोषीय घाटे में कमी। राजकोषीय घाटे में कमी, जैसे आपने पहले पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे कि हमको एलपीजी रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, तब हमने ये देखा था कि उस समय क्या हुआ था कि राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा था, है ना। और राजकोषीय घाटा जब लगातार बढ़ता जा रहा था तो हमने ये भी देखा था कि राजकोषीय घाटा 1991 में 8% से भी, यानी हमारे बजट के 8% से भी ज़्यादा हो गया था, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक हमारे लिए चिंता का विषय था, क्योंकि इकोनॉमी डेब्ट ट्रैप में फंसती जा रही थी। परंतु जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया तो वो जो राजकोषीय घाटा है वो धीरे धीरे कम होता गया और जो अब 4% से भी कम आ गया है, जो 3% के आसपास रहता है। तो आप देखिए कि यह कि हमारा जो कर्ज के ऊपर जो निर्भरता थी वो इन एलपीजी रिफॉर्म्स के कारण कम हुई। तो ये एलपीजी रिफॉर्म्स का ये जो फोर्थ जो बेनिफिट रहा, जो फोर्थ पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा इकोनॉमी में, वो ये रहा कि हमारा राजकोषीय घाटा काफ़ी कम हो गया इसके कारण। अब मैं पांचवें महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर बात करूं वो है विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि हुई। किसी भी देश में विदेशी मुद्रा भंडार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स के कारणों की बात की थी कि भाई आर्थिक सुधार क्यों किए गए, तब ये तर्क दिया गया था कि उस समय जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो बहुत कम हो गया था, क्योंकि विदेशी मुद्रा का भंडार हमको ज़रूर चाहिए, क्योंकि हमें विदेशों से ज़रूरी वस्तुओं का आयात करना होता है। यदि हमारे पास वो भंडार कम होगा तो हम आयात कैसे कर पाएंगे। परंतु आज अगर हम स्थिति देखें, आज हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का भंडार है। अगर आज की स्थिति में बात करें तो भारतीय विदेशी मुद्रा का भंडार 550 बिलियन US$ तक पहुंच चुका है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में है। ये इन आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है कि अर्थव्यवस्था इस तरीके से ग्रो कर पाई कि हम विदेशी मुद्रा, विदेशी विनिमय को जोड़ पाए। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगले जो पॉइंट की बात करता हूँ, जो छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो है एफडीआई में वृद्धि आना। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में भी इस आर्थिक सुधार के बाद
बहुत वृद्धि हुई है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत, एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं बच्चों। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। नाम से ही स्पष्ट है, बहुराष्ट्रीय मतलब एक से ज़्यादा देशों में वो कार्य करती हैं। वो कंपनियां भारत में आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का क्या मतलब होता है बच्चों, मतलब यहाँ आके अपनी उत्पादन इकाइयाँ लगा रही हैं और यहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। और यहाँ पे जो वस्तुओं का उत्पादन करती हैं वो भारत के बाज़ार के लिए ही नहीं करती हैं, बल्कि अन्य देशों के लिए भी करती हैं। इससे हमारे देश में रोज़गार सृजन हुआ है और लोगों को अच्छी नौकरियाँ मिल रही हैं और यहाँ पे वस्तुओं का निर्माण हो रहा है जो विदेशों में बेचा जा रहा है। ये एफडीआई का ही परिणाम है। और एफडीआई आने से क्या फ़ायदा होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आने से यह फ़ायदा होता है कि विदेशी तकनीक यानी फॉरेन टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में आती है और हमारे देश का औद्योगिक उत्पादन और तीव्र गति से बढ़ने लगता है। यह भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। आगे हम बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था अब एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनती जा रही है। तो ये छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट है बच्चों, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था अब एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था नहीं रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी विकासशील अर्थव्यवस्था है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसे विश्व एक्नॉलेज कर रहा है कि ये एक भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे संसार में एक सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रही है, अपना विकास कर रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर जीडीपी की रैंकिंग के मामले में बात करें तो हम संसार में 5वें या 6ठे नंबर पे रहते हैं, तो वो ऊपर और नीचे होता रहता है। बट अगर आज की बात करें तो हम 5वीं पोजीशन पे हैं, तो वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा तो 6ठी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो आप ये बताइए, इतने देशों में हम कहाँ पे हैं? ये हमारी आर्थिक सुधारों का ही परिणाम है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इन आर्थिक सुधारों की वजह से एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन गई। 8वां जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं बच्चों, वो है एकाधिकारी बाजार से प्रतियोगी बाजार की ओर अग्रसर। अब भारत में कुछ एकाधिकारी कंपनियां नहीं हैं, भारत में अनेक ऐसी कंपनियां उभर रही हैं और भारत सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति में जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, नई कंपनियां होती हैं, उनको विशेष छूट दी जाती है, विशेष अवसर दिए जाते हैं विकास करने के, ताकि वो अपना विकास कर सकें। तो ऐसी एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल क्रिएट हुआ है और जिसने एक प्रतियोगिता बाजार का निर्माण किया है, जिससे उपभोक्ताओं को फ़ायदा हो रहा है। तो एकाधिकार को इससे कंट्रोल हुआ है। पहले आपको पता था एक एमआरटीपी एक्ट था, उससे भी हम एकाधिकार को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, जितना हमने कंपटीशन एक्ट का बना ला के एक कंपटीशन कमीशन के द्वारा ऐसे कंपनियों को उभारा है जो मार्केट में कंपटीशन प्रतियोगिता करती हैं और उपभोक्ताओं को एक अच्छा चुनने का अवसर प्रदान करती हैं और उपभोक्ताओं के लिए अच्छी कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध हो पाती हैं, यानी उपभोक्ताओं का शोषण कम हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने देखा। एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है कृषि एवं सेवा क्षेत्रों का विकास भी हुआ है। आप ये बात करेंगे कि कृषि का विकास कैसे हुआ। कृषि का विकास इस प्रकार से हुआ, जब से हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया तो ऐसी कंपनियां, ऐसे उद्योग धंधे विकसित हुए हैं जो एग्रीकल्चर के लिए उपकरण, उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक आदि के निर्माण पर कार्य कर रहे हैं और जिसके कारण किसानों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। अब वो अधिक उत्पादन कर पा रहे हैं, जिससे उनको अधिक फायदा हो रहा है। और सेवा क्षेत्र में कैसे फायदा हुआ है, अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छे उपकरण आने की वजह से अब जो सेवा क्षेत्र था वो भी अपना विकास अच्छी तरीके से कर पाया है। जैसे आप देखते हैं भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का ही है। वो इस कारण ही संभव हुआ कि हमने आर्थिक सुधार अपनाए और उन आर्थिक सुधारों के द्वारा हमने अपने देश के सेवा क्षेत्र को उभरने का अवसर प्रदान किया। तो इस प्रकार हम यह देख पाए हैं कि जो आर्थिक सुधार हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब
आर्थिक सुधार के सकारात्मक यानी एलपीजी रिफॉर्म्स के सकारात्मक पक्ष को समझने के बाद अब अभी तो आपको यह लगने लगा होगा कि फिर तो एलपीजी रिफॉर्म से फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है, क्या इसके कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहे हैं। जैसे मैंने बच्चों आपको पहले बताया था कि हम एलपीजी रिफॉर्म्स का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो मूल्यांकन में सकारात्मक पक्ष ही नहीं देखा जाता, नकारात्मक पक्ष भी देखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों आर्थिक सुधार के नकारात्मक पक्ष की। तो बच्चों अब बात करते हैं आर्थिक सुधारों के अर्थव्यवस्था पे पड़े नकारात्मक प्रभावों की। क्या आपको लगता है कि आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था पे केवल सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं? क्या कभी ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। जब भी कोई सुधार अपनाए जाते हैं उसके सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या इसके केवल सकारात्मक प्रभाव पड़े? ऐसा ही हुआ होगा? क्या केवल इन सुधारों की मेरिट्स ही हैं, इनके लाभ ही हैं? क्या इनसे कोई डिमेरिट्स नहीं हुई या क्या इनसे कोई हानियां नहीं हुई? ऐसा लगता है आपको? नहीं लगता? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ऐसा नहीं होता कि किसी सुधार से केवल लाभ ही हो, क्या उससे कोई हानि ना हो, या ऐसा इन आर्थिक सुधारों के साथ भी है। इन आर्थिक सुधारों के कुछ नकारात्मक पॉइंट्स भी हैं। तो उन नकारात्मक पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स जो इनकी डिमेरिट्स हैं, अब हम उनकी बात करने वाले हैं। तो हम इन डिमेरिट्स को इन कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे। तो पहला पॉइंट बच्चों आप देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट क्या देख पा रहे हैं? शहरी केंद्रीयकरण। क्या अर्थ है शहरी केंद्रीयकरण का? जो ये आर्थिक सुधार अपनाए गए, इन आर्थिक सुधारों का केंद्रीयकरण कुछ शहरों में ही रह गया। जो बड़े बड़े शहर थे उसमें ही इन आर्थिक सुधारों का केंद्रीयकरण हो गया। मतलब इनका फायदा पूरे हिंदुस्तान भर में नहीं पहुंचा, इनका फायदा कुछ ही शहरों तक सिमट कर रह गया। और जैसे आपको पता है देश की 70% पॉपुलेशन जो है, 70% जनसंख्या गाँव में रहती है, और उन तक लाभ ना पहुंचना, और ये लाभ केवल कुछ शहरों में रहने वाले, मतलब देश की जो 30-25% जो पॉपुलेशन है जो शहरों में रहती है, उन तक लाभ पहुंचना, और उनमें भी सबको नहीं पहुंचा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इन आर्थिक सुधारों से कुछ ही लोगों को फायदा हो पाया। एक देश का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है इन आर्थिक सुधारों का फायदा नहीं ले पाया। पहला पॉइंट जो हमने ये देखा है, जो इसकी डीमेरिट है, नकारात्मक पॉइंट है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है कृषि की अवहेलना। देखिए इन आर्थिक सुधारों में जो देश का विनिर्माण क्षेत्र है उसने काफ़ी विकास किया, और जो देश का सेवा क्षेत्र है वो मतलब जीडीपी में सबसे टॉप में पहुंच गया है, यानी सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, इसका भी बहुत विकास हुआ। परंतु जो कृषि क्षेत्र है इसका जो तुलनात्मक रूप से जो इसकी इम्पोर्टेंस थी, रिलेटिव इम्पोर्टेंस थी, वो लगातार धीरे धीरे कम होती गई। मतलब जो कभी इकोनॉमी में 50% तक योगदान होता था एग्रीकल्चर का, वो अब आके 15% तक सिमट गया। और आप इससे ये समझ पा रहे हैं कि जो देश की जीडीपी में वृद्धि हो रही है उसमें कृषि का योगदान ज़्यादा नहीं हो पाया। उसका रीज़न ये है कि इस एग्रीकल्चर पर, कृषि पर इन रिफॉर्म्स में ध्यान नहीं दिया गया, कृषि क्षेत्र की अवहेलना की गई, जिसके कारण कृषि क्षेत्र उतना विकास नहीं कर पाया। और कृषि क्षेत्र इन दो अन्य आर्थिक क्षेत्र जो हमारे हैं, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, यानी विनिर्माण क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र को कहते हैं और सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं। तो विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के कारण से हमारा जो कृषि क्षेत्र है, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं, वो पिछड़ गया। ठीक है, ये भी इसका एक सबसे एक इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक है, जो इस आर्थिक सुधारों का ड्रॉबैक रहा कि हमारे कृषि क्षेत्र की अवहेलना की गई। अगर हम तीसरे डीमेरिट की बात करें, तीसरे नकारात्मक प्रभाव की बात करें, वो रहा आर्थिक उपनिवेशवाद। आर्थिक उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं आप? बेटा उपनिवेशवाद से आप समझते हैं कि जब कुछ लोग शासक बन जाते हैं, अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, तो आर्थिक सुधारों के कारण कुछ बड़ी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उन्होंने
अर्थव्यवस्था में वर्चस्व स्थापित कर लिया और जो हमारे घरेलू उत्पादक थे उनको तबाह कर दिया। उसका कारण क्या था? क्योंकि वो उत्पादन अच्छी क्वालिटी में और कम दामों पर, कम लागत पर कर पा रहे थे, जिसके कारण वो कम कीमत पर अच्छी वस्तुएं बेच रहे थे और हमारे जो घरेलू उत्पादक थे वो घटिया वस्तु या उनसे कम अच्छी वस्तु अधिक कीमत पर बेच रहे थे, जिसके कारण हमारे घरेलू उत्पादक धीरे धीरे समाप्त हो गए, तबाह हो गए और MNCs ने, जो विदेशी कंपनियां हैं, उन्होंने हमारे घरेलू बाजार पर प्रभुत्व जमा लिया। ये कहीं ना कहीं ये एक उपनिवेशवाद है, आर्थिक उपनिवेशवाद, यानी विदेशी जो ताकतें हैं वो आर्थिक रूप से हमारे ऊपर वर्चस्व स्थापित कर लेती हैं। तो वो इन आर्थिक सुधारों के कारण हुआ कि कुछ कंपनियों ने हमारे घरेलू बाजार पर वर्चस्व स्थापित कर लिया और वो हुआ इन आर्थिक सुधारों के कारण। और हमारे जो घरेलू उत्पादक थे, जो अनेक लोगों को रोजगार देते थे, जो देश के ग्रामीण और छोटे शहरों तक फैले हुए थे, वो धीरे धीरे तबाह हो गए, खत्म हो गए और बेरोजगार हो गए। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो हमने इसमें पढ़ा कि इसने आर्थिक उपनिवेशवाद को जन्म दिया। अब हम बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख पा रहे हैं बच्चों, वो क्या है? वो है उपभोक्तावाद का फैलाव। यह क्या होता है? उपभोक्तावाद क्या होता है? उपभोक्तावाद होता है बच्चों, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं या जो मार्केट में जो डिमांड है वो ऐसी वस्तुओं की होने लगती है, यानी जो आवश्यक नहीं है, जो टाली जा सकती हैं, उन वस्तुओं का उत्पादन बाजार में बढ़ने लगता है बजाय उन वस्तुओं के जो जरूरी हैं। जरूरी वस्तुओं का उत्पादन कम होने लगता है और अनावश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगता है। इसे उपभोक्तावाद कहते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब विकास का फायदा कुछ ही वर्ग के कुछ ही लोगों को मिल रहा हो और उनके पास जब पैसा बढ़ता है तो वो जरूरी वस्तुएं तो उनके पास पहले से हो जाती हैं, वो अनावश्यक जो वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं, उन पर पैसा वेस्ट करने लगते हैं, यूज करने लगते हैं, जिससे अनावश्यक वस्तुओं का उत्पादन बाजार में बढ़ जाता है और इससे एक उपभोक्तावाद का जन्म हो जाता है। यानी देश का एक वर्ग तो जरूरी वस्तुओं से वंचित रह जाता है और देश का एक वर्ग अनावश्यक वस्तुओं पर पैसा वेस्ट करता है, पैसा व्यर्थ करता है। तो ऐसा हिंदुस्तान में हुआ इन आर्थिक सुधारों के कारण, क्योंकि इसने एक उपभोक्तावाद को जन्म दे दिया। आप देख पा रहे हैं बच्चों अगला पॉइंट, आय का असमान वितरण। ये क्या होता है आय का असमान वितरण? आय का असमान वितरण का अर्थ है कि जो राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई, हमने जैसे बात की कि जीडीपी हमारी बहुत तीव्र गति से बढ़ी, वो जो राष्ट्रीय आय की वृद्धि थी वो सब लोगों तक नहीं पहुंची, उसका लाभ सबको नहीं मिला, उसका लाभ कुछ ही लोगों को मिला। यानी आय जो हुई राष्ट्र की वो कुछ ही लोगों की जेब में गई और एक देश का एक बड़ा वर्ग उस आय से वंचित रह गया, जिसके कारण एक वर्ग तो अमीर पे अमीर होता गया और एक वर्ग गरीब से गरीब होता गया और वो अमीर और गरीब का अंतर है वो लगातार बढ़ता गया। एक व्यक्ति के पास रहने के लिए अरबों का घर है और अरबों रुपए वो अपने ऐशो आराम पे, विलासिता की वस्तुओं पे और अपने शौकों पे वो लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए वो खर्च कर देता है, फिजूल में खर्च कर देता है। और एक ऐसा व्यक्ति इसी देश में है जो उन जरूरी वस्तुओं को, उस 2 समय के भोजन को, उन जरूरी दवाइयों को, उन जरूरी कपड़ों को जो उसको पहनने की आवश्यकता है वो उनको नहीं खरीद पाता। यानी इसने इस स्थिति को पैदा कर दिया, एक ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जिनके पास इतना पैसा है कि वो अनावश्यक उसको वेस्ट कर रहे हैं, और एक देश का एक ऐसा वर्ग है जिसके पास जो जरूरी चीजें हैं, भोजन है, दवाइयां हैं, कपड़े हैं, वो उपलब्ध नहीं है। तो ये इन आर्थिक सुधारों का एक अन्य ये एक नकारात्मक प्रभाव था जो भी हमने इस पॉइंट से देखा। सामाजिक न्याय पर प्रभाव पड़ा। सामाजिक न्याय पर कैसे प्रभाव पड़ा? सामाजिक न्याय पर इसलिए प्रभाव पड़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि समाज का एक वर्ग जो पहले से संपन्न था वो और संपन्न हो गया, समाज में उसका रुतबा और बढ़ गया
परंतु एक जो गरीब व्यक्ति था, जब उसको आर्थिक सुधार का लाभ नहीं पहुंचा तो वो और गरीब हो गया, और उनके द्वारा उनके दो जो सामाजिक एक खाई थी वो कम होने की बजाय वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो सामाजिक न्याय में इससे कोई फायदा नहीं, इससे सामाजिक न्याय में नुकसान ही हुआ। ठीक है, एक पॉइंट और, सांस्कृतिक ह्रास। सांस्कृतिक ह्रास का क्या मतलब है? सांस्कृतिक ह्रास का मतलब है जो हमारी कल्चर हेरिटेज था, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, वो धीरे धीरे लुप्त पर्याय हो गई। मतलब ऐसी वस्तुओं का चलन बढ़ गया जो अनावश्यक हैं, ऐसी आदतों का चलन बढ़ गया जो हमारी संस्कृति से फिट नहीं बैठती, और उस ग्लोबलाइजेशन के, वैश्वीकरण के चक्कर में, निजीकरण के चक्कर में ऐसी वस्तुएं, ऐसी संस्कृति, ऐसी चीज़ें हमारे युवाओं पर, हमारे समाज पर हावी होने लगी, जिससे हमारे देश के, हमारे हिंदुस्तान के सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, आर्थिक क्षेत्रों का असमान विकास। मैंने जैसे अभी पहले भी बताया था, कुछ क्षेत्र हमारे, जैसे हमारा जो सेवा क्षेत्र है उसने बहुत तेज़ गति से विकास किया, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसे विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं, उसने भी विकास किया, परंतु हमारा कृषि क्षेत्र कहीं पीछे छूट गया। ठीक है, तो ये भी हमारा एक पॉइंट हुआ। अच्छा, अब है एक और पॉइंट है, वो है अनावश्यक निजीकरण। इसने अनावश्यक निजीकरण को जन्म दिया। सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अनावश्यक रूप से ऐसे सार्वजनिक उद्यमों का विनिवेश करने लगी जो घाटे में नहीं थे, जो सरकार को लाभ दे रहे थे, परंतु राजनीतिकरण के कारण या शॉर्ट टाइम रिवेन्यू जनरेशन के कारण सरकार ने ऐसे उद्यमों को भी, उन सार्वजनिक उद्यमों को भी बेचना शुरू कर दिया जो सरकार के लिए फायदे में थे। अर्थात एक उन सार्वजनिक उद्यमों को बेचना तो समझ में आता था जो सार्वजनिक उद्यम मतलब सरकार को हानि दे रहे थे, जिनसे लाभ नहीं मिल रहा था, जिसे हम सिक इंडस्ट्रीज कहते हैं, उस कैटेगरी में वो आते थे। उनको अगर सरकार ने बेचा वो समझ में आता है, क्योंकि उससे एक भार बढ़ रहा था अर्थव्यवस्था पे और अकुशलता बढ़ रही थी। परंतु वे सार्वजनिक क्षेत्र जो समाज के अनेक वर्गों के लिए आवश्यक थे और सरकार को लाभ भी प्रदान कर रहे थे, उनको भी अनावश्यक रूप से उनका निजीकरण हुआ, जिसका प्रभाव इन आर्थिक सुधारों में देखने को मिलता है। अर्थात इन आर्थिक सुधारों से आपने देखा केवल फायदा नहीं हुआ, आर्थिक सुधारों से कुछ नकारात्मकता भी आई, कुछ नकारात्मक पॉइंट्स भी रहे, कुछ अर्थव्यवस्था में नुकसान भी हुआ, जो हमने इन पॉइंट्स में समझा। तो अब इन पॉइंट्स को देखने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि आर्थिक सुधार अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे, अर्थव्यवस्था में बहुत इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु अर्थव्यवस्था पे कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे। तो अब हम दोनों पक्षों को समझने के बाद अभी हमने यह भी पढ़ लिया कि अर्थव्यवस्था पर इसके क्या सकारात्मक प्रभाव रहे, हमने यह भी अध्ययन कर लिया कि अर्थव्यवस्था पे क्या नकारात्मक प्रभाव रहे। तो क्या हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि आर्थिक सुधार अच्छे हैं? क्या हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि आर्थिक सुधार खराब हैं? नहीं पहुंच सकते बच्चों, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई आर्थिक सुधार किए जाते हैं तो उसके सकारात्मक पक्ष भी होते हैं, उसके नकारात्मक पक्ष भी होते हैं, और ये एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है और यह धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट दिखा रही है। अगर इन आर्थिक सुधारों का क्रियान्वयन अच्छी तरीके से किया जाए तो ये आर्थिक सुधार निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को सकारात्मकता की तरफ ज़्यादा ले जाएंगे और इनसे लाभ अधिक होंगे बजाय अर्थव्यवस्था को पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से। तो हमने इस वीडियो में ये जाना कि जो आर्थिक सुधार हैं उनका हम उनका मूल्यांकन कर पाए। हमने ये देखा कि आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे और आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहे। मुझे आशा है इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ समझा होगा और आप
डिस्टिंग्विश कर पाए होंगे और एक मूल्यांकन खुद कर पाए होंगे। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थिक सुधारों के अर्थव्यवस्था पे क्या सकारात्मक प्रभाव थे या आर्थिक सुधारों के अर्थव्यवस्था पे क्या नकारात्मक प्रभाव थे। या इस क्वेश्चन को इस रूप में भी पूछा जा सकता है, आर्थिक सुधारों का या नई आर्थिक नीति का, इसको एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से भी लिखा जा सकता है। तो एलपीजी रिफॉर्म्स का हम आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या नई आर्थिक नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो आपको एलपीजी रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों एक ही हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स भी बोलते हैं इन्हें, नई आर्थिक नीति भी बोलते हैं, आर्थिक सुधार भी बोलते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये ज़रूर समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है और आर्थिक सुधार क्या हैं और आर्थिक सुधार का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए। धन्यवाद।